क्रूड पे इसलिए फोकस कर रहा था क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है ना, वो और डराने वाली है। वो कह रही है कि क्रूड की कीमतें जो है अभी की स्थिति से, उसने अनुमान दिया है $86 प्रति बैरल का, उसने अनुमान दिया है कि 26 में रह सकता है, और हालात बिगड़ गए तो ये $115 तक जा सकता है। और इससे पूरी दुनिया में जो है 35% क्रूड बिजनेस पर असर पड़ने की संभावना है। इस वजह से मुझे लगता है कि अगर हालात ठीक भी हो जाए तो मीडियम टर्म तक तो क्रूड आपको सताएगा ही सताएगा। दलजीत सर। जी हाँ लक्ष्मण जी, बिल्कुल सही बात है। मैं इनफैक्ट यही सोच रहा था कि बाकी सब लोगों ने इतना कुछ बता दिया है क्रूड के बारे में, तो अब बाकी बचा क्या है? तो बचा सिर्फ यही है आपके पास बहुत कि रहता है हमें माल। समझना है कि एक होता है पेपर ट्रेडिंग और एक है एक्चुअल ट्रेडिंग, है जो शिप्स हाँ। जो आ जा रहे हैं। तो अभी क्रूड में 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि बहुत सारा शिप जो है अटके हुए हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से। तो जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो एकदम खुलेंगे तो एक बार आपको शायद डिप भी दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस सब पूरे जो वॉर के इश्यू में बहुत बड़ी सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो ये जो इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा। तो जो अभय सर अभी बोल रहे थे कि शायद $60-65 रहेगा। मेरा ये मानना है कि जो लॉन्गर टर्म अभी हमारा ट्रैजेक्टरी वो 85-90 के आस-पास रहने वाली है। तो अब आगे के अगर ये 85-90 होती है, तो उससे हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर, जो ट्रेड बैलेंस, जो करंट अकाउंट बैलेंस, ये सब चीज़ों पे जो इम्पैक्ट होता है ना, वो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अभी ये तो ठीक है, 125 हुआ, फिर 90 आ जाएगा, फिर किसी दिन 110 हो जाएगा। ये सब शॉर्ट टर्म गायरेशंस रहेंगे। बट इम्पोर्टेंट समझना ये है कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अब हम क्रूड की वो जो 60-65 वाली जो रेंज थी, उससे ऊपर निकल चुके हैं, और ये अब इस साल ऐसे ही रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे साल में आपको मार्केट इस तरह के 200-300 पॉइंट प्लस माइनस मूव दिखाता रहेगा, और आपको इसमें ट्रेडिंग टाइप का ही अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ऑब्वियसली इस तरीके के जो भी मूव्स आते हैं, तो उसमें अगर आपका कोई अच्छा स्टॉक आपको 20-15% 10% सस्ता मिलता है, तो आपको लेके रखना है। बट एक मीनिंगफुल अपसाइड के लिए आई थिंक ये साल थोड़ा डिफिकल्ट है। मीनिंगफुल अपसाइड के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा। एक सवाल और आपसे पूछूं दलजीत जी, फिर मैं गौरांग शाह सर के पास जाऊंगा कि अगर क्रूड जैसा कि आपने कहा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का भी हवाला मैंने दिया, 85-86 के आसपास रहता है कुछ एक महीने तक मान लिया जाए, तो इसका इम्पैक्ट आपको कितने क्वार्टर तक दिखेगा कंपनियों के ऊपर? चूंकि ये सीएडी का बढ़ना, फिस्कल डेफिसिट का इशू, ये सारी चीजें तो आएंगी आएंगी, लेकिन बहुत सारे सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर क्या है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं 90% ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर क्रूड से जुड़ा हुआ है, चाहे पेंट इंडस्ट्री हो, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, 50 तरह की इंडस्ट्री हो, जो रिन्यूएबल एनर्जी से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो वो कितने क्वार्टर तक उस पर असर आपको देखने को मिल सकता है? तो पहला इम्पैक्ट हमको जून के नंबर्स में देखना शुरू होगा, और फिर सितंबर में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। क्योंकि देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ये फरवरी से शुरू हुआ। तो फ़ेब और मार्च में तो आपके पास इन्वेंटरी पड़ी थी, आपने पुराना उससे काम चला लिया। आपके पास रॉ मटेरियल भी था, आपके पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी थी, तो आपने उससे अपना काम चला लिया। तो आपको जो ये अप्रैल में जो नंबर्स आ रहे हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। अब इश्यू आएगा जो अप्रैल से जो नया खरीदना शुरू किया, मई में खरीदेंगे, वो सब जून में आपको दिखाई, जून के नंबर्स में आपको जो जुलाई में नंबर्स आएँगे, वहाँ दिखेगा, और फिर ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट सितंबर वाले नंबर्स में दिखेगा। तो मुझे ये जो लगता है, पिछली बार भी हमने मेंशन किया था कि हमें लगता है कि क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 से जो डाउनग्रेड का सिलसिला चालू होगा, निफ्टी अर्निंग्स का और ओवरऑल बीएसई 500 अर्निंग्स का, वो आपको ज़्यादा प्रोनाउंस दिखेगा अगले 2 क्वार्टर। तो ये गौरांग शाह साहब, ये अगले कुछ क्वार्टर तक इसका दिखेगा नंबर, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा असर पड़ने वाली इंडस्ट्री कहाँ देख रहे हैं आप अभी, या फिर अगले कुछ क्वार्टर तक? तो देखिए लक्ष्मण जी, बहुत सारे क्षेत्र हैं जो निर्भर है, जैसे आप भी अभी बता रहे थे। मेरा मानना है पहला फटकार तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एविएशन सेक्टर की। आज हम शुक्रवार को जिस परिस्थिति थी, एटीएफ के जिस प्रकार से दाम बढ़े, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टू सर्टेन एक्सटेंट कुछ हद तक ऑटो सेक्टर पर भी इसका असर पड़ सकता है। जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स पे वाहन चलते हैं, उदाहरण के तौर पर पेट्रोल और डीजल पर, मांग दूसरे तरफ शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज्यादा बढ़ सकती है, और वो आंकड़े में अभी से दिखने लगा है।
एफएमसीजी क्षेत्र पर भी इसका असर पड़ सकता है कुछ हद तक। तो मेरे ख्याल से ये प्राथमिक क्षेत्र है लक्ष्मण जी, जहां पर ये नए वित्तीय वर्ष के पहले और दूसरी तिमाही में, और जैसे अभी दलजीत भाई बता रहे थे, मेरा भी मानना है कि दूसरी तिमाही में शायद जो मार और फटकार है ये और बढ़ सकती है, बशर्ते कि कोई अजूबा हो गया और धड़ाम से कच्चे तेल के दाम नीचे आ गए। एक बात जोड़ना और चाहूंगा, पिछले 2 दिनों में हमने सुना है कि यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से 1 मई से अपनी जो मौजूदगी थी वो वापस ले ली है। अब उसका देखा देखी अगर बाकी अन्य देश भी ओपेक और ओपेक प्लस से अपने आप को बाहर करते हैं, इसका एक अर्थ जो मैं समझता हूं, मैं कितना सही गलत मुझे नहीं पता, कि आप अपने आप को जो बंदिशें थी उससे आप अपने आप को आजाद कर रहे हैं। आप प्राइसिंग भी डिसाइड करेंगे और आप कितना उत्पादन करेंगे वो भी डिसाइड करेंगे, और खुले मार्केट में कितना बेचेंगे वो भी डिसाइड करेंगे। अब तक वो ओपेक और ओपेक प्लस जो संस्था है वो कर रहे थे। तो ये पूरा जो मिश्रण है लक्ष्मण जी, वो मेरे ख्याल से जो छवि है उसका जो साफ साफ दृश्य जो है वो हमें मेरे ख्याल से आने वाले 3 या 4 महीने में दिखाई देगा। लेकिन मैं मानता हूं अगर ये परिस्थिति ऐसी ही रही या और बिगड़ी तो शायद हमें हमारी जो काल्पनिक उम्मीदें हैं बाजार में से इतना रिटर्न आएगा या ये क्षेत्र में से इतना रिटर्न आएगा, उस पर हमें जाकर के फिर से काम करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तिमाही में इस नए वित्तीय वर्ष में मेरे ख्याल से असर ज्यादा पड़ेगा। हालांकि यह है कि जो आपने यूएई की बात की, हम लोग इस पर चर्चा भी किए थे, तो एक राय निकल कर आए कि ट्रंप साहब चाहते भी थे कि ओपेक जितना कमजोर हो सके उतना अच्छा है, और यूएई इसी तरफ कदम उठाया। और दरअसल यूएई को भी लगता था कि भाई हमें अपने आप को मजबूत बनाना है तो हमें ओपेक से बाहर निकलना पड़ेगा। तो और एक चीज़ और आपने जो कहा तो मैं बता दूं दर्शकों के लिए कि अगले महीने प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं यूरोप, तो यूरोप जाने के दौरान 4-5 घंटे वहाँ रुकने वाले भी हैं। तो अटकल इस बात को लेकर हो रही है कि जब यूएई अलग हो ही गए ओपेक से, अपने हिसाब से तेल का प्रोडक्शन बढ़ाएं घटाएंगे, तो भाई हम अच्छे दोस्त आइए हमारे साथ कुछ साझेदारी करिए, शायद ऐसे भी कुछ बातचीत निकल कर आए, तो एक सकारात्मक संदेश यहाँ पे आ सकता है। हाँ सॉरी गौरांग सर कुछ बोलना चाहते हैं? तो ये अगर होता है ना तो फिर अगर वो आयात निर्यात कच्चा तेल का होगा, जो भी देश ओपेक ओपेक प्लस से बाहर निकलते हैं उसमें डॉलर नहीं होगा, जहां तक मेरी जानकारी है। मेरे ख्याल से वो लोकल करेंसी डिनोमिनेशन में होगा, यानी कि ईरान और इंडिया की करेंसी, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आपने सही कहा, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन जो अभी दलजीत सर कह भी रहे थे कि क्रूड का बढ़ना जो सिर्फ क्रूड का बढ़ना तक नहीं रुकेगा, आगे चलकर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट पर असर पड़ेगा। तो इन सबको काबू करने के लिए जो सरकार कदम उठाएगी उसको ये मार्केट अभी से भांपना शुरू कर दिया है क्या सुदीप सर? देखिए, 2 चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। पहली बात तो गौरव भाई सेक्टर्स की बात कर रहे थे, उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा लक्ष्मण जी 2 सेक्टर। एक फर्टिलाइजर, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है और हम लोग को ये रियलाइज करना पड़ेगा। सरकार का सबसे बड़ा सब्सिडी फर्टिलाइजर को आज के दिन में जब नॉर्मल स्थिति था तब जाता था, और अभी फर्टिलाइजर सेक्टर में चारों तरफ से मार पड़ा है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर इंपोर्ट, हर तरह से इस सेक्टर को मार पड़ा है। तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा सेक्टर जहां पे हम लोग ग्रीन शूट्स देख रहे थे पिछले क्वार्टर जब नतीजे आए बहुत दिनों के बाद, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, यहाँ पे भी जबरदस्त मार पड़ेगा। ये पेट्रोल प्राइसेस, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने के कारण और जो सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के कारण। तो मैं सिर्फ ये जोड़ना चाहता था गौरव भाई के जो कमेंट है उनके साथ। अब आपकी जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, सरकार की तरफ से क्या ठोस कदम लिए जा सकते हैं और क्या सरकार की तरफ से तैयारी हो सकती है, मेरे ख्याल से बहुत सारा तैयारी की जरूरत है और ये करना भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पहले हम लोगों ने देखा था कि 60-70 ये रेंज में डॉलर पर बैरल ब्रेंट चल रहा था, और हमारा जो बजट था वो भी इसी हिसाब से बना हुआ था। यूनियन बजट जो बना है ये भी 70 के आसपास क्रूड ऑयल का प्राइस लेके बना हुआ था। अब वहां पे न्यू नॉर्मल अगर सब लोग कह रहे हैं कि 90 के आसपास रहेगा, तो एक कंप्लीटली डिफरेंट पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है 125 150 ये सब छोड़ भी दीजिए, अगर 90 भी रहता है पर $90 पर बैरल ब्रेंट, तो वो भी एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा। और उसके लिए हमारे जो बजट है
हमारा जो फिस्कल है, हर चीज पे बहुत स्ट्रेस आएगा और करेंसी का हाल तो हम देख ही रहे हैं। मैं एक चीज दूसरा और अभी यहाँ पे आपको लक्ष्मण जी 1 मिनट के लिए बताना चाहूंगा। देखिए, एफआईआई की तरफ से पैसा आना जाना वो एक डिफरेंट डायनामिक्स है और यहाँ पे करीब 50 बिलियन जा चुका है ऑलरेडी। पर अगर 1 मिनट के लिए आप इसको भूल के एफडीआई पे फोकस करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका मार्केट के ऊपर नीचे से कोई लिंक नहीं है, जो लॉन्ग टर्म निवेश देश में की बात हो रही है, वहां पे हम लोग बहुत बहुत पीछे हैं और नेट एफडीआई 0 के बराबर है पिछला 1-2 साल में। और यहाँ पे जबरदस्त काम करने की अपॉर्चुनिटी है। तभी आपका फिस्कल सुधरेगा, तभी आपका करेंसी पे प्रेशर कम होगा, तभी आपका बजट बैलेंस होगा। जब तक आप ये नहीं कर पा रहे हो, आप इतना 85-90% आपका ऑयल इंपोर्ट होता है और ऑयल प्राइस इतना बढ़ गया है, आपके लिए संभालना मुश्किल है अगर आप एफडीआई अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। और उसके लिए एक वार फुटिंग पे कदम लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे ये थोड़ा शायद हार्श है, बहुत एफर्ट लगता है पॉलिटिशियंस का, सरकार का भी बहुत एफर्ट लगाते हैं सब लोग इलेक्शन जीतने के लिए। बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए, पर एक लेवल तक ये एफडीआई के लिए भी वो स्थिति आ गया है, वैसा एफर्ट लगाना जरूरी है आज के दिन। नहीं नहीं, एफडीआई से फायदा ये भी होता है ना कि एफआईज तो आज आए कल निकाल के चले जाएंगे, वो इस तरह से उतार चढ़ाव आता रहता है। एफडीआई में तो ये है कि आप ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका दूसरे तरह से इकोनॉमी पे बड़ा लंबा असर पड़ता है। और आपने जो कहा, कई सारे सेक्टर में अभी भी पोटेंशियल है और प्रस्ताव आगे ही बढ़ा था, सरकार ने बातचीत भी की, जो हुआ नहीं। मिसाल के तौर पे बैंकिंग सेक्टर उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जहां पे सरकारी बैंकों में एफडीआई की सीमा बढ़ानी थी, तो वो भी एक बड़ा पोटेंशियल है। ऐसे कई सारे जगह हैं जहां पे सरकार को रिफॉर्म एजेंडा के तौर पे तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। एफडीआई उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है।